आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग तीन बड़ी खबरों के बारे में देखने वाले हैं। उसमें जो पहली खबर बन के आ रही है वो खबर है कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में कितनी नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी है। तो वो टोटल कितनी 17 नई तहसीलें बनी है। पहले से 15 थे और अभी से 17 बन गई। टोटल 32 तहसील कहाँ पर है? ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेंगी। जब 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर दो भागों में टूटा था, तो एक भाग बन करके आया था जम्मू। जम्मू यूटी बन के आया था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विधानसभा। क्या है ये? यहाँ पे विधानसभा आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और दूसरा बन के आया था लद्दाख। जब लद्दाख बन के आया था, तो लद्दाख बन के आया था। और यहाँ पे विधानसभा आपको देखने को नहीं मिलेगी। विधानसभा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे विधानसभा है वहीं पे तो कानून बनाया जा सकते हैं ना। यहाँ पे तो रूल आप बना सकते हैं, एक क्योंकि यहाँ पे रूल बनाने के लिए आपके पास विधानसभा है। किंतु यहाँ पे रूल बनाने के लिए आपके पास विधानसभा नहीं है। तो यहाँ पे बनाने के लिए एक अलग से पहाड़ी यहाँ पे कमेटी है। मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक, जो कि अभी भूख हड़ताल पे हैं, वो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे विधानसभा होनी चाहिए। और विधानसभा की जो सीट है वो भी बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो जिला है, पहले क्या था कि यहाँ पे ले, यानी कि ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये पूरा जो एरिया था, ये यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है, ये क्या था? ये ले। ठीक है। और ये जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा क्या है? ये कारगिल। कारगिल। तो जब लद्दाख बना था तो इसके पास केवल दो ही क्या थे? इसके पास डिस्ट्रिक्ट थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो जिला है, वो कौन सा है? तो वो है कच्छ। ठीक है। कच्छ ये कितने किलोमीटर का है? तो ये 45,674। 45,674 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है लेह। ये लेह आता है। और लेह का कितना है? 45,110 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो कौन है? माहे। माहे ये कहाँ पे? ये पुदुचेरी। पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर बोला जाएगा कि मोस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो थाने। कहाँ पे? मुंबई में। और पूछा जाए कि सबसे कम वाला कौन सा है, तो सबसे कम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे कम आपको देखने को मिलेगा दिबांग वैली, जो आपका वहाँ पे दिबांग वैली, जो कि आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ये यहाँ पे सबसे कम आबादी वाला ये क्या है? ये जिला है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। 5 नए जो जिले बन के आए आए हैं, वो जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा एंड चांगथांग है। द्रास, जास्कर ये कहाँ पे? कारगिल में भी बने हैं। और लेह में कौन सा बना है? नुब्रा है, साम है, स्थांग है। तो टोटल कितने जिले हो गए? 7 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो देखिए। लद्दाख में जो जिलों की संख्या 2 से बढ़कर के कितनी हो गई? शुरू में कितने ले और कारगिल थे, अभी कितने? 7 हो गए। और तहसीलों की संख्या जो वो कितनी होगी? वो 32 होगी। ठीक है। यहाँ पे एक कानून बनाने के लिए एक स्वायत्त संस्था है। वो कौन सी संस्था है? वो है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, यानी कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। ये क्या करते हैं? ये यहाँ का जो कानून होता है वो बनाने का काम करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कानून बनाने के लिए कोई विधानसभा है नहीं, तो ये ही जो है वो क्या काम करेगी? तो यहाँ पे कानून बनाने का काम करेगी। अब शुरू में ये केवल 2 जिलों के लिए कानून बनाती थी। अब क्या कि 7 जिले हो गए, तो ये अब 7 जिलों के लिए बनाने का काम करेगी। अगर हम संवैधानिक दर्जे की बात करें, तो 31 अक्टूबर 2019 को आपको मालूम है कि ये दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को तोड़ने के बाद बने थे। ठीक। अब अगला सवाल आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय
कि ड्राफ्ट नियम 2026 के अनुसार ह्यूमन इन द लूप आर्किटेक्चर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ह्यूमन इन द लूप यानी कि एक लूप है उसके अंदर क्या रहेगा, ह्यूमन भी है, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए, अब ऐसा ही मत समझिए कि एक लूप के अंदर ह्यूमन रहेगा, मतलब कोई लूप है और उसमें जो हस्ताक्षर वो किसके द्वारा, एक लूप है और इसमें हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एआई सिस्टम है, ये एआई जो है ये अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कौन आ रहा है, ह्यूमन आ रहा है, मानव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है इससे कि सभी न्यायिक फैसलों को एआई द्वारा स्वचालित किया जाएगा। एआई को स्वतंत्र रूप से जमानत देने की अनुमति देना नहीं, यह सुनिश्चित करना कि एआई कभी भी स्वतंत्र रूप से फैसला न सुनाए और मानवीय देखरेख अनिवार्य हो। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या है, ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। एआई का देखिए ये क्या है कि जो एआई है वो आपकी कार्य प्रणाली को क्या करेगा, फास्ट बनाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो डेटा तुरंत ये खोज करके दे देगा। लेकिन फैसला सुनाने का काम ये नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तो मशीन है और मशीन जो है वो जरूरी नहीं कि फैसला सही सुनाए, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो ये फैसला उस तरीके से नहीं सुना सकता। इसलिए वहाँ पे किसी मानव का हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे मानव हस्तक्षेप कर देगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मानव इन द लूप, यानी कि ह्यूमन इन द लूप, इसीलिए ये कहा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह जो मसौदा है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी है उसके द्वारा तैयार किया गया और इसे शुरुआती दौर पे 3 जून 2026 को सार्वजनिक परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी भी किया गया था। ये पूरे देश की जो न्याय प्रणाली है उस पर लागू होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल, वैधानिक अर्ध न्यायिक संस्थाएं, सबके लिए क्या है, ये सबके लिए, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमन इन द लूप का मतलब समझ लीजिए कि क्या है कि अंतिम नियंत्रण जो होगा वो किसका होगा, हमेशा इंसान यानी कि जज का रहेगा, यानी कि जो निर्णय दिए जाएंगे वो किसके द्वारा, जज के द्वारा ही दिए जाएंगे। एआई कोई ड्राफ्ट या रिसर्च तैयार करके दे सकता है, लेकिन जज उससे आंख मूंद करके सच नहीं मान लेगा। एआई कुछ भी देगा, एआई गलती कर सकता है ना, लेकिन इंसान उसको क्या करेगा, एक बार क्रॉस चेक जरूर करेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो आसान बन जा रही है लेकिन उसे क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जज को खुद अपनी बुद्धि से उस जानकारी को जांच करनी होगी और अंतिम फैसला क्या होगा, लिख करके देना पड़ेगा। अगले सवाल पे हम आते हैं कि भारतीय नागरिक संहिता यानी कि जो बीएनएसएस है, ये कौन सी धारा किसी घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान करते हैं। तो जो 356 धारा है बीएनएसएस की जो धारा 356 है, जबकि हमारे संविधान की धारा 356 आपातकाल की बात करती है। तो ये जो धारा 356 है ये कहती है कि अगर कोई भगौड़ा जैसे हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग जाकर के क्या हो गया, सब लोग जाकर के पाकिस्तान में शरण ले लिया। अब हमें मालूम है, अब ये क्या है कि ये जैसे जाकर के उधर शरण ले लिए तो ये इनके ऊपर कोई हम कार्रवाई कर भी नहीं सकते थे। तो अब क्या है कि ये जो 356 में है ये धारा बोल रहे हैं कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन अगर आपने पास कर लिए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, और कार्रवाई करने के बाद ये अगर वापस मान लीजिए आते भी हैं तो इनको ऊपरी अदालत में ये जा करके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इनको सजा मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए क्या हुआ है कि पुराना जो कानून था, कि पुराने कानून में यह नियम था कि आरोपी की जो अनुपस्थिति में केवल गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते थे, मुख्य मुकदमा जो है वो रोक दिया जाता था, यानी कि मुकदमा ही नहीं चलाया जाता था, ट्रायल ही नहीं चलाया जाता था। अब नया जो है इसमें क्या हो रहा है कि जो गवाहों का बयान दर्ज करने के साथ साथ पूरा मुकदमा चलाया जा सकता है, बहस भी सुनी जा सकती है और अंतिम जो फैसला है उसे भी सुनाया जा सकता है। लेकिन मुकदमा जो है उसकी जो कुछ शर्तें हैं कि अगर आपको ट्रायल करने हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे क्या है कि अदालत इस धारा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब निम्न शर्त पूरी हो। कौन सी, घोषित अपराधी यानी कि पीओ, आरोपी को बीएनएस की धारा या 84 यानी कि सीआरपीसी की पुरानी धारा के तहत आधिकारिक तौर पर भगौड़ा घोषित किया जा चुका हो, यानी कि वो एक तरीका का क्या हो, भागा हुआ इंसान हो। दूसरा कि लंबित वारंट यानी कि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है वो जारी हो चुका हो और वह जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए वो क्या कर रहा हो, भाग रहा हो, ठीक। अपराध की प्रकृति या मुख्य रूप से गंभीर देश विरोधी आतंकी गतिविधियों जैसे यूएपीए के मामले या आर्थिक अपराधों
से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए लागू किया जा रहा है। अब इसके लिए क्या है, समय सीमा क्या है कि 30 दिन का नोटिस उसको दिया जाता है कि कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के बाद आरोपी को हाजिर होने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। ठीक है। इस नोटिस को 2 स्थानीय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपवाना है, आरोपी के आखिरी पत्ते पर चिपकाना और अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब ये है कि अगर उसकी सजा हुई है तो जो सजा है उसको आप जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है उसमें भी छपवाना पड़ेगा, जो आरोपी है उसके आखिरी पत्ते पर चिपकाना पड़ेगा और अदालत की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है। समय सीमा 10-30 दिन के भीतर उसे पेश होना रहता है। अगर ये अवधि समाप्त होने के अगले ही दिन से ट्रायल इन एब्सेंसिया शुरू हो जाता है, यानी कि उसके एब्सेंस में क्या होगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन यानी कि अनुपस्थिति में भी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जो है वो क्या होता है, एक हमारा जो कानूनी अधिकारी होता है वो इसके केस लड़ रहा होता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती रहे।